नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। देखो, इससे समय राज्यपाल सीरीज की हमारी इससे पहले 6 वीडियो हो चुकी है और ये हमारी 7वीं वीडियो है। तो अब आज हम जानेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां क्या है। और देखो, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेंगे। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं क्या। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां उन शक्तियों को कहा जाता है जो राज्यपाल को कार्यपालिका से संबंधित प्राप्त होती है, जिनमें राज्यपाल कार्यपालिका से संबंधित कार्य करता है। अब देखो, इनको मैं कुछ पॉइंटों में समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहला, सबसे नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, उल्लेख के बारे में। तो देखो, यहाँ है कि अनुच्छेद 154, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, पूछा जाता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं और या कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 154। ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है हमारे पास राज्य सरकार के कार्य। देखो, अनुच्छेद 166 क्या कहता है, 166 के अनुसार राज्य के सभी कार्य, अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है। और साथ ही राज्यपाल ये नियम बनाता है कि उसके नाम से जारी आदेशों का या अन्य जो भी अभिलेख है उनका प्रमाणीकरण किस प्रकार किया जाएगा। राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक और संचालन तथा मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन हेतु नियम भी राज्यपाल बनाते हैं। तो राज्यपाल के जो राज्य सरकार के कार्य हैं राज्य, वो क्या है। नंबर 1, 166 के अनुसार राज्य के सभी कार्य किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। दूसरा, राज्यपाल निर्धारित करेगा जो उसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उन्हें किस तरह से प्रमाणित किया जाएगा। साथ ही कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए भी नियम कौन बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं। ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में। देखो, अनुच्छेद 164 क्या कहता है, अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रिपरिषद के और अन्य मंत्रियों की सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर अपने पद पर बने रहते हैं। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियो में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम याद करना क्योंकि ये अलग से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। वो है अनुच्छेद 164(1). ये अभी देखो, हाल ही की जो करंट परीक्षाएं हैं उनमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब सवाल थोड़े डीप आने लगे हैं। इससे अनुच्छेदों को याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। देखो, 4 राज्य हैं जिनमें है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इनमें राज्यपाल को एक विशेष शक्ति प्राप्त है जिसके तहत वह जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अगर मंत्री का नाम कहे तो जनजाति कल्याण मंत्री, कल्याण मंत्री। अगर ये राज्यों के नाम तुम्हें याद रखने हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, ये 4 राज्यों के नाम तुम्हें याद रखने हैं। तो ये राज्यपाल को, इनसे 4 राज्यों के राज्यपाल को ही ये शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 164(1) के तहत, जहां वो जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब क्या है कि ये मंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और राज्यपाल से जो अन्य काम सौंपता है वो भी कर सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है पॉइंट नंबर 4। देखो, पॉइंट नंबर 4 कहता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 याद रखने हैं, अनुच्छेद तुम्हें याद करने हैं, रट लो कैसे भी कर लो। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। साथ ही उसके वेतन का निर्धारण भी करते हैं कि उसको कितना वेतन मिलेगा। महाधिवक्ता भी जैसे मंत्रिपरिषद रहती है वैसे ही महाधिवक्ता भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। ये नियुक्ति राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 316 के तहत करते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद 316 के तहत करते हैं। और इन्हें हटाता कौन है, इन्हें राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाते हैं, राष्ट्रपति
हटाते हैं। तो नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के, पॉइंट नंबर 6 के बारे में। देखो पॉइंट नंबर 6 कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, पॉइंट नंबर 6 कहता है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। देखो ये करते हैं अनुच्छेद 243 के तहत। अनुच्छेद 243 के अनुसार क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। साथ ही उनके कार्यों और सेवाओं का कार्यकाल का भी निर्धारण राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को केवल उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तीन चीजें वापस एक बार रिपीट से समझो। अनुच्छेद 234 सॉरी 243 के, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है, और उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है, और साथ ही उनके कार्यों का निर्धारण भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। एक मिनट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति और अध्यक्ष और नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल। देखो प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी हो गई? आज मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ये राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत इनको याद कर लेना, अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले के बारे में। अगला है पॉइंट नंबर 8। क्या कहता है? कुछ इनके अलावा भी राज्यपाल कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, उन नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। देखो राज्यपाल निम्न पदों पर भी नियुक्तियां करते हैं। वो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। दूसरा है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति। राज्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति। राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति एवं स्वयं क्या होता है? उन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। अब देखो एक बार नियुक्तियां देख लेते, नियुक्तियां कौन कौन सी हो गई। सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। फिर राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के आयोग की नियुक्ति। फिर राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आयोग उसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, लोकायुक्त उप लोकायुक्त, राज्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जो कहता है हमने पास कि मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हाल की परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज को तुम लोग क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, या इसको डबल बार। ठीक है, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन तथा किसी प्रस्तावित विधेयक के संबंध में जानकारी प्राप्त मांग सकता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो लेकिन उसे मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो पूरा मतलब क्या है? पूरा मतलब यह है कि अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से किसी भी मामले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 167 के अनुसार यह है, 67 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल अगर कोई किसी भी विषय के बारे में जानकारी मांगता है तो उनको राज्यपाल को जानकारी देंगे। दूसरा, यदि किसी मंत्री ने किसी विषय के बारे में कोई फैसला कर लिया है लेकिन अभी तक मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा करेंगे कि वो उस बिंदु या मुद्दे पर मंत्रिपरिषद को विचार करने हेतु प्रेरित करें या प्रस्तुत करें। ठीक है, ये दो ही मांगे क्या है अनुच्छेद 167 के अनुसार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है पॉइंट नंबर अच्छा, अगली चीज है हमारे पास पॉइंट नंबर 10। क्या है?
संवैधानिक आपातकाल से संबंधित शक्ति। अब बात करते हैं राज्यपाल के जो संवैधानिक आपातकाल है उससे संबंधित शक्ति के बारे में। देखो, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 356, याद रखना, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट भेज सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन संचालित करते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, इसमें क्या है, राज्यपाल को क्या अधिकार प्राप्त है कि अगर उन्हें महसूस होता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वो राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने या आपातकाल घोषित करने की सिफारिश कर सकते हैं। और जब ये होगा तो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में क्या करेंगे, राज्य में काम करेंगे और संपूर्ण फैसले राष्ट्रपति के थ्रू राज्यपाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके मामले में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 11, अन्य कार्यकारी दायित्व। अब जो आपने पढ़ा, इसके अलावा भी राज्यपाल के कुछ कार्य हैं जो हमें समझने हैं। देखो, भूतपूर्व सैनिकों के एकीकरण की निधि का संरक्षक। जो राज्यपाल है वो भूतपूर्व सैनिकों की जो एकीकृत निधि होती है उसके संरक्षक होते हैं कौन, राज्यपाल। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। स्काउट एवं गार्ड के संरक्षक होते हैं राज्यपाल। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल और पश्चिम सांस्कृतिक क्षेत्र उदयपुर के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भूतपूर्व सैनिकों की एकीकृत निधि का, ये एकीकरण नहीं है, एकीकृत निधि, एकीकृत एकीकृत भूतपूर्व सैनिकों के एकीकृत निधि के संरक्षक होते हैं राज्यपाल और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। स्काउट एवं गाइड के संरक्षक होते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र उदयपुर के भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ये तो हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखो, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो मैंने 2 पॉइंट इंपोर्टेंट बताए थे वो दोनों पॉइंट में यहाँ पे आपको एक साथ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी राज्यपालिका कार्यपालिका शक्ति के बारे में कि जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पूरे राज्य में होती है, लेकिन उसका प्रयोग संविधान के अधीन और सामान्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाता है। यानी कि जो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है उसका प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, कुछ विशेष बिंदुओं को छोड़कर। इसके बारे में कहाँ कहा गया था, ये देखो, मैंने कहा ना, मैं इस 2 पॉइंट को इंपोर्टेंट इसलिए लगवा रहा हूँ और ये मैंने इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि अब तुम लोगों को पता होगा, अगर तुम पेपर देते हो, तैयारी करते हो, तो एग्जाम में वाद पूछने लगे हैं, फैसले पूछने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दे दिए हैं वो मुद्दे पूछने लगे हैं कि इसका संबंध किससे है, निम्न बिंदु का संबंध किस वाद से है। तो ये जो सलाह है मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी स्पष्ट किया था, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था। किसे, कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो इस लाइन को तुम लोग क्या कर लोगे, इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 के केस में। ठीक है, अब इसके अलावा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्य में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी कर देंगे और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि उन्होंने जो किया वो ऐसा सच में नहीं था, बस उन्होंने अपना अपने फायदे के लिए किसी खास वजह से कर लिया, ऐसा कोई था नहीं। तो उस राज्यपाल का जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के तहत वो ये कहेंगे कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है, मतलब उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये किस वाद में कहा गया था, ये कहा था SR बोमी ये वाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी SR बोमी वाद, सॉरी SR बोमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ये 1994 का, ने यह सिद्धांत स्थापित किया। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा उस टाइम पे जो 1994 का टाइम था, उस टाइम पे कई सारी चीजें ऐसी हो रही थी देश में, जैसे जबरदस्ती का आपातकाल लगा देना छोटी मोटी बातों पर ही, और साथ ही इसके अलावा सरकार चेंज होती है तो राज्यपाल का पद चेंज करने वाली चीजें, ये उसी टाइम पे हो रही थी। तो ये उस टाइम का केस है, SR बोम्मई वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का। तो ये दोनों पॉइंट हैं जो आपको नॉर्मली किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलती, लेकिन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, तो ये याद करना।
ठीक है। अब एक बार हमने जो अभी तक सारे अनुच्छेद पढ़े उनको एक बार मैं एक स्लाइड में रिपीट कर देता हूँ। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, या रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन हम सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ रिवीजन है ताकि आप पूरी एक स्लाइड में आपको याद हो कि हमने कौन कौन से अनुच्छेद पढ़े, और तुम चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। तो अनुच्छेद है हमारे पास ये, देखो अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 154, जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में हमने बात की थी कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और राज्यपाल के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं। राज्यपाल ही निर्धारित करता है कि उसके जो कार्य हैं उन्हें किस तरह से प्रमाणित किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 164 में हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की, राज्यपाल की शक्ति के बारे में पढ़ा था कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। फिर 165 में हमने महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा था कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, साथ ही उसके वेतन का निर्धारण भी करते हैं, और जो महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अब फिर इसके बारे में हमने बात की थी अनुच्छेद 166 की कि राज्य सरकार के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया है। फिर आप बात की थी हमने अनुच्छेद 167 के बारे में कि मुख्यमंत्री जो है उसका कर्तव्य है कि राज्यपाल कोई अगर उनसे जानकारी मांगे तो उन्हें दे, यानी कि अनुच्छेद 167 के 2 पॉइंट याद रखना, अनुच्छेद 167 एक और अनुच्छेद 167 दो। देखो 167 में कहा है कि राज्यपाल को शक्ति है कि वो जिस किसी मामले की या किसी प्रशासनिक मामले की जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 167 दो के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि अगर राज्यपाल उनसे कोई सलाह मांगता है तो सलाह या जानकारी मांगता है तो राज्यपाल को वो मुख्यमंत्री सलाह और जानकारी मुहैया कराएंगे। ठीक है। फिर हमने बात की थी अनुच्छेद 243 के, इसमें हमने पढ़ा था कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, जबकि इन्हें हटाते कौन है, इन्हें हटाते हैं राष्ट्रपति। सॉरी, हटाते राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि इनकी जो वो है हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राज्य लोक सेवा आयोग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल 316 के तहत, और हटाते कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, ये वाली लाइन याद रखना। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी अनुच्छेद 243 आए व 243 वाई, जिसमें हमने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात की थी। ये 316 वाला मैंने यहाँ बताई दिया है। फिर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है तो राज्यपाल की रिपोर्ट, यानी कि अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य का प्रशासनिक तंत्र विफल हो गया है तो वो राष्ट्रपति से समीक्षा कर सकते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि वो राष्ट्रपति शासन लगवा सके राज्य में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, काम की लगी। अगर 1% भी काम की लगी हो तुम्हें वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मानता हूँ मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा अटक जाता हूँ वीडियो में, तो उसको तुम थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। काम की चीजें उसको पढ़ लो, बाकी तुम्हें क्या मतलब है मैं अटक रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आवाज कैसी आ रही कैसी नहीं आ रही, उससे कोई मतलब नहीं, बस नॉलेज काम की होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट।